not enough mark. यार आजकल ना अभी थोड़ा ऐसे खेला अच्छे सर परमीत की तरह आपको भी लग रहा है कि जिंदगी रुक से गई है यही तो चल रही है भाई क्यों क्या हो गया पता नहीं मेरा तो शायद नहीं सब पता इसका क्या है कुछ भी नहीं है ब्लश कर रहे चलिए आशीष सर से कहा अपना नंबर दियो पीडीएफ भेज दो सर ब्लश कर रहा है नंबर ही नहीं सर मैं सोच रहा था मेरे से मांग रहे इससे साफ कर भाई क्वेश्चन मार से क्या बताऊं मैं शर्माऊंगा हां लोगों को हमारे आगे से जलन हो गई नहीं जब अभी आप पीछे खुद से बैठे थे आगे खाली थी सीट इधर आओ ना थोड़ा सा इधर इधर हो जाओ पर इधर हो गए तो ये बच्चों को दिक्कत तू एक काम करना तू इधर बैठ जरा मैं इसको कर देता हूँ ये एक ही लंबा है वैसे टेक्निकली ऐसे ठीक है हो गया ठीक है और वैसे थोड़ा सा एंगल पीछे भी बन सकता है आप लेफ्ट राइट भी हो जाओगे ना आप अपने राइट में देखो लेफ्ट में देखो जगह प्रॉब्लम सॉल्व करने की इच्छा हो तो हो जाती ऑप्टिमिस्टिक नहीं है बच्चे यहाँ ऐसा ही आइए बच्चे हेडिंग लिखिएगा डीम्ड ओनर और हम लोगों का एक ही सेक्शन बचा हुआ था बस सेक्शन 27 दैट इज डीम्ड ओनर मेरी बात ध्यान से सुनिएगा हम लोगों ने हाउस प्रॉपर्टी स्टार्ट करा था कौन से सेक्शन से शुरू हुआ था 22 सेक्शन 22 क्या था एक बार स्वास्तिक जी एक बार बताएंगे सेक्शन 22 क्या था चार्जिंग सेक्शन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी वेरी गुड हर्जी 23 annual value of the property biology 24 डिडक्शन कौन कौन सी डिडक्शन थी स्टैंडर्ड डिडक्शन और इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग जेआरजी 25 टीडीएस ऑन इंटरेस्ट योगिता जी 26 देख के बैठी हूँ 26 कौन सा था नहीं पता 26 कौन सा था जॉइंट ओनरशिप या फिर को ओनरशिप कमबैक होली के बाद होगा और 27 अब हम स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज टीम 27 टीम ओनर गुड नाइस भाई आपने सबसे अच्छी प्रैक्टिस करी घर बैठ के आपको बहुत अच्छा लगा सर कहाँ क्या बोलना चाहते हो मतलब ये प्रॉब्लम क्रिएट मजा नहीं आ रहा मजा आया हाँ आप अच्छा पढ़ाते वो गर्मी मार नहीं मैं बात करता हूँ एसी का कहीं और होगा चलिए आपको पता है बच्चे कि सपोज करो अगर एक इंसान है उसके वो ऑलरेडी 30 लाख रुपीस कमा रहा है ठीक है सैलरीड एम्प्लॉय है और वो 30 लाख रुपीस कमा रहा है तो वो कितने परसेंट टैक्स ब्रैकेट में आ रहा होगा थर्ड वाले में 30 लाख में होगा एक इंसान 30 लाख रुपए कमा रहा है 30%। अब वो सोच रहा है कि मैं एक ना प्रॉपर्टी खरीदता हूँ और अब अगर उसने प्रॉपर्टी खरीदी तो उसको रेंट आएगा तो कितने परसेंट पे टैक्सेबल होगा
30%, क्योंकि भाई अगर तुम ऑलरेडी 10 लाख से ऊपर चले गए, 30% है, तो जो भी टैक्सेबिलिटी होगी तो 30% पे ही होगी। और वहीं उसकी जो वाइफ है, वो हाउस वाइफ, तो क्या लगता है आपको, उसको प्रॉपर्टी अपने नाम पे लेनी चाहिए या अपने वाइफ के नाम पे लेनी चाहिए? वाइफ के नाम पे। एंड इट गोज बोथ वेज, वाइफ की जगह स्पाउस, अगर वाइफ बहुत ज्यादा कमा रही है और हस्बैंड अगर हाउस हस्बैंड, बिल्कुल होते, हो सकता है यहाँ भी कोई हो, मतलब मैं आप सबको कह रहा हूँ, मुझे मत देखिए प्लीज। फ्यूचर, फ्यूचर में तो आपकी शादी होगी ना, ठीक है। सो बेसिकली इट इज बोथ वेज, अगर कोई भी इंसान अपने स्पाउस को ट्रांसफर करता है, ठीक है। तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल बना दूं, जैसे सपोज करो परमीत जी, हाउस हस्बैंड। मान लो परमीत जी के पास एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। कहाँ, कौन सी जगह, कहाँ रहते हैं? कालका जी नहीं रहते, कहाँ पे? लाजपत में। तो परमीत जी के पास एक घर है जी, ठीक है, लाजपत में। और परमीत ऑलरेडी 30% के ब्रैकेट में, 30% का ब्रैकेट समझ रहे हो, ऑलरेडी सैलरी कमा रहा है या जो भी रीजन हो, तो परमीत ऑलरेडी ओनर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। और मैं ऐसा लिख देता हूं एग्जाम्पल से, ये ऑलरेडी जॉब कर रहा है तो 30% पे है। अब आप मुझे बताइए, इसके पास एक प्रॉपर्टी है बेटे, जो इसने लेट आउट करी हुई है। और मान लो, इसको भी लिखना मत, अब मैं रिफाइन कर दूंगा, प्लीज अभी लिखिएगा मत। मान लो इसको कितना रुपए का किराया आ रहा है, 12 लाख, कितने परसेंट पे टैक्सेबल हो रहा है? 30%। तो इसने सोचा कि क्यों ना मैं, और अगर ये इसके हैंड्स में होगा तो 30% पे, और आपको समझ आ रहा है, और परमीत जी की शादी हो चुकी है, और परमीत जी ने सोचा क्यों ना मैं अपनी वाइफ को अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करूं। मुझे बताइए, क्या ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता? ठीक है, ऐसा हो सकता है ना, वैलेंटाइंस डे आ रहा हो और परमीत ने सोचा गिफ्ट का गिफ्ट हो जाएगा और टैक्स प्लानिंग की टैक्स प्लानिंग हो जाएगी। तो मुझे बताइए परमीत जी, क्या आप ट्रांसफर करना चाहेंगे? मम्मी के नाम पे कर सकता था भाई। तो क्या नाम है मैडम का, क्या नाम है? एज्यूम नहीं, रियल वाली बता। आलोक जी, अभी मौका है, नाम बता सकते। दोस्त का पता नहीं हो सकता? थोड़ा सा एग्जाम्पल में चेंज है बेटे। और जो बी द मैन ऑफ योर वर्ड्स, बोला मैं कुछ नहीं बोला है, राइट आइडिया। मैं दूसरा मैन नहीं रहेगा, गलत नाम लिख रहा है मुझसे, फिर याद रखिए सर, आपको पहले दिन बता दूं, बाकी आप देखिए फोटो चलता है, सीरियल बनाऊंगा बताइए, जल्दी बताइए। सर। हाइपोथेटिकल एक्सप्रेशन लिख दो ना। वो तो लिख लूंगा, आप क्यों इतना जल्दी कर रहे हो? थोड़ा, पढ़ना जितना जितना एग्जाम्पल एक्चुअल बने समझ अच्छा आता है। मैंने भी बोला फाउंडेशन। देख, मैं वो बोलेगा, ठीक है, सीधा खुद ही बता दे क्या हो गया भाई। बोल भाई, तो मैं भी तो देखूं तेरे को क्या पता है। जे के आसपास है लेटर। जे के आसपास है लेटर? अच्छा ये एक्सक्लूसिव है क्या? के से स्टार्ट है। क्या हो गया ना? ओ, अब तो यहाँ पे भी नहीं है, छोड़ दो। नाम तो पता लग गया मुझे। हाँ, चलिए, जनक। चलो मान लीजिए कि आपने की मिल के ना बहुत जेके, चलिए मान लीजिए जेके। नहीं नहीं, चलो ठीक है, एग्जाम्पल वो, एनीवेज, ठीक है, एग्जाम्पल ऐसे ही ले लेते हैं, जो आलोक जी, जो आप नाम बोलो ऐसे,
मिसेस मिसेस आलोक कर, ठीक है, ठीक है, एग्जाम्पल ले रहा हूं तो मिसेस आलोक तो लिखूंगा ना, ठीक है। सर पढ़ना नहीं है क्या आज? नहीं बिल्कुल। सर दोनों में से सर दोनों में से कैसे तेरे को गर्मी पे ध्यान ही नहीं जा रहा ना, पढ़ना है ना आज। ठीक है चलिए, एनीवेज अब इधर देखिए। तो आलोक को लगा कि क्यों ना मैं अपनी वाइफ को प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दूं, जो कि हाउसवाइफ है। अच्छा इससे क्या होगा वैसे, बेसिकली क्या होगा, एक ना मैं आपको बताता हूँ, ये डीड होती है, आप अपनी प्रॉपर्टी किसी को भी ट्रांसफर कर सकते, ठीक है। आप मुझे बताइए, तो मैं आपके साथ 27 में ना कुछ स्पेसिफिक रिलेशंस की बात कर, ठीक है, और वो सबसे पहले रिलेशन क्या है, अगर एक इंडिविजुअल अपने स्पाउस को प्रॉपर्टी ट्रांसफर, एक इंडिविजुअल है और वो किसको ट्रांसफर कर रहा है, अपने स्पाउस को। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, तो आलोक जी ने इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी। आप मुझे बताइए क्या लग रहा है आपको, पैसे लिए होंगे या फ्री में करी होगी, तो आप ये कह सकते हैं एज फ्री गिफ्ट, जिसको मैं बोल रहा हूं नील कंसिडरेशन, और दूसरा एज इनएडिक्वेट कंसिडरेशन। भाई इनएडिक्वेट होता है, एक चीज होती है फ्री में दे दी, सरकार ने बोला नहीं ली होगी, दूसरी है सर प्रॉपर्टी दे दी 100 रुपए में बेची है सरकार के, में समझ नहीं आ रहा कि क्या कर रहा था। 1 करोड़ की प्रॉपर्टी आप दिखा रहे हो 5 लाख में बेची है, इसको क्या बोला जाता है, इनएडिक्वेट कंसिडरेशन। चाहे आप फ्री में दे दो, चाहे आप इनएडिक्वेट दे दो। अब एक बार पोजीशन समझिएगा, मुझे बताइए, आलोक जी ने अपनी प्रॉपर्टी मिसेज आलोक को दे दी, और ऐसा होता है बेटे, गिफ्ट डीड होती है, आप जाके अथॉरिटी में जा सकते हैं, गिफ्ट डीड होती है, आप अपनी वाइफ के नाम पे या वाइफ हस्बैंड के नाम पे ट्रांसफर कर सकते हो। अब आप मुझे बताइए हु इज द, अब इसके पीछे इंटेंशन समझिए, आलोक ने ऐसा क्यों करा, टैक्स बचाने, ठीक है। नाउ आफ्टर डूइंग ऑल दिस, हु इज द लीगल ओनर, लीगल ओनर होता है पेपर में, मालिक कौन है, मिसेस, इन्हीं पे भाई नहीं, यहाँ तो पंचायती लिखा था, यहाँ मिसेस आलोक लिखा था, आलोक काटा ना यहाँ से, तेरा नाम मैंने मिसेस परमीत लिखा है यहाँ पे। आलोक और परमीत तो हो गए। ये क्या होता है? ठीक है, तो आप मुझे बताइए, ऑल्दो द लीगल ओनर इज मिसेस आलोक, ध्यान से सुनिएगा, किराया कितना आ रहा था भाई, क्योंकि अब प्रॉपर्टी किसके नाम पर है, मिसेस आलोक के नाम पे, किराया किसको मिलेगा, मिसेस आलोक को। और आलोक जी कह रहे बढ़िया है, वाइफ के नाम पे इनकम हो गई तो क्या दिक्कत वाली बात है, पहले 2.5 लाख, 2.5 से 5 स्लैब रेट लग जाएगा। मुझे बताइए सरकार ऐसा होने देगी क्या, ना ना, पूरा कैसे लग जाएगा, 12 लाख रुपए अगर आलोक जी के यहाँ पे होता तो सीधा 30% लगा था, और वहां जा रहे हो तो आपके पहले 2.5 लाख वहां ध्यान है स्लैब रेट कराया था। तो आप मुझे बताइए, क्या सरकार इस पे कुछ कर रही है, बिल्कुल कर रही है, सरकार एक सेक्शन ले आई है, सेक्शन 27, जिसको बोला जाए डीम्ड ओनर, जिसमें बोला जाएगा भाई लीगल ओनर मैडम है, ठीक है, लेकिन आलोक जी आपको क्या बोल दिया जाएगा, विच मीन्स ये जो 12 लाख है, ये किसके हैंड्स में टैक्सेबल होगा, टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर आलोक। अगर एक इंडिविजुअल अपने स्पाउस को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है फ्री गिफ्ट और इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, तो ऑल्दो द लीगल ओनर बिकम द स्पाउस, स्पाउस बिकम्स द लीगल ओनर, बट इट वुड बी टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ लीड ओनर, दैट इज मिस्टर। कोई दिक्कत यहाँ पे, दो केस ऐसे होंगे जहां पर ये 27 नहीं लगेगा, ये भी लिखे रहने देते, आगे सुनिएगा। एक्सेप्ट सेक्शन 27 लग रहा है, ये सारी सिचुएशन इंडिविजुअल ने ट्रांसफर करा, फ्री गिफ्ट इनएडिक्वेट, ऑल्दो द लीगल ओनर इज द वाइफ, बट डीड ओनर वुड बी आलोक। सरकार कह रही मुझे लेने देना नहीं किसके नाम पे पेपर है, मुझे क्लियर दिख रहा है, तो 30% में था, दूसरे को तूने ट्रांसफर कर दिए,
सरकार कह रही है तेरे हैंड भी टैक्सेबल होगा। लेकिन अगर आलोक जी ये बोलते एडिक्वेट कंसिडरेशन बेचा है जी, मैंने अपनी वाइफ को 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है, 1 करोड़ दी है उसने मुझे, एग्रीमेंट देख लो, बैंक ट्रांजैक्शन देख लो, मैंने बेची है उसको प्रॉपर्टी। तो इफ इट इज एडिक्वेट कंसिडरेशन यानी कि एक्सेप्ट का मतलब क्या है, अब जो मैं नीचे पॉइंट लिखूंगा अगर वो हुआ तो 27 नहीं लगा और डीम्ड ओनरशिप आप नहीं माने जाओगे। इफ देयर इज एडिक्वेट कंसिडरेशन, एडिक्वेट कंसिडरेशन का मतलब प्रॉपर बेचिए। प्रॉपर एग्रीमेंट बना है कि आलोक ने अपनी वाइफ को ट्रांसफर करा, 1 करोड़ की कंसिडरेशन है और वाइफ ने आलोक के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया। बिल्कुल मैं आऊंगा उस पर, मुझे पता था ये सवाल उठेगा और आप ही की साइड से उठेगा कि उसकी साइड से। क्या हो रहा है? एलिमिनी होता है डिवोर्स पे क्या होगा। ये भाई देख रहे हो बचा नहीं है आगे की प्लानिंग। माइंडसेट देख रहे हो क्या? क्या टेंशन है? क्या आज है? हुआ शादी प्रॉपर्टी चाह रहे हो, बच्चे पढ़ पूछ रहे हैं। हाँ, लड़ाई करवाओगे आप? इन केस ऑफ डिवोर्स या तो एडिक्वेट कंसिडरेशन या तो डिवोर्स, मान लो हो गया। देखो दिया और दिया बनने तो दो पहले चल रहा है, चलने का अच्छा लग रहा है। ठीक है। मान लो आलोक की और मिसेस आलोक की, और इन दोनों का डिवोर्स हो गया और कोर्ट ने ऑर्डर करा आलोक जी आपके पास तो 10 प्रॉपर्टी है, ध्यान से सुनिएगा, 10 प्रॉपर्टी में से 4 प्रॉपर्टी आगे दे। आपके दिमाग में चहल और धनराशि का केस चल रहा है, 60 करोड़ मुझे पता है। ठीक है, तो बेसिकली 10 प्रॉपर्टी आलोक जी के पास है और वो 10 प्रॉपर्टी में से 4 कोर्ट ने ऑर्डर करा है कि यार एलिमनी आपको देना पड़ेगा रिश्तेदारों को। तो आप मुझे बताइए कि डीड ओनरशिप है, मतलब एक तो बंदे का डिवोर्स हो गया, कोर्ट ने ऑर्डर दिया 4 प्रॉपर्टी ली गई, किराया भी मैडम को मिलेगा, डीड ओनर टैक्स बोले नहीं, तुम टैक्स बोले तो बहुत गलत हो जाएगा। इसका मतलब ठीक है, ये एग्जाम्पल ही गलत इसका मतलब सेक्शन 27 इन केस ऑफ डिवोर्स और इन केस ऑफ एडिक्वेट कंसिडरेशन। लेकिन अगर आप अपने स्पाउस को एज फ्री गिफ्ट देते हैं तो ऑल्दो योर वाइफ बिकम्स द लीगल ओनर ऑन पेपर, मैडम का भाई निकाल सकते हैं आपको। लेकिन आप मुझे बताइए डीम्ड ओनर कौन माना जाए, जो ट्रांसफर है। अगर मैं इसको बोलूं जो मिस्टर आलोक जी हैं वो क्या है, ट्रांसफरर, ट्रांसफरी। और अगर एक ट्रांसफरर अपने ट्रांसफरी को ट्रांसफर करता है और हु इज अ स्पाउस, ट्रांसफरी भाई ट्रांसफर करता है। रिकॉर्डिंग सुनेगा। ठीक है, मुझे बताइए ध्यान से सुनिए, यहां तक क्लियर है? क्या ऐसा भी हो सकता था रिवर्स, आलोक की वाइफ ने आलोक को ट्रांसफर करा हो? ऐसा ही हो बोथ वेज, ज्यादा अच्छा लगता है। बोथ वेज, यहां तक कोई दिक्कत बैड आवर्स तो मिलता नहीं उसका कुछ। डिपेंड करता है कि आपका क्या कितनी अर्निंग और क्या है। भाई तेरे को सोटियां मिलेगी। हाँ जी, बिल्कुल, ट्रांजैक्शन के नाम पे उसने वापस कर दिए। ये लिखा हुआ है बुक के अंदर कि अगर मान लो ऐसा दिखाना है तो उसने अपनी वाइफ को पहले 1 करोड़ दे दी, कैश दे दिया और उस वाइफ ने इसको वापस कर दिए, 27 नहीं लगेगा। पर आप क्लबिंग चैप्टर पढ़ोगे वहां प्रसाद होगा। आप इसके नीचे एक लाइन लिख सकते हैं कि सेक्शन 27 will not apply, section 27 will not apply if transferor has given the consideration to transferee
and taken it back समझ आ गया? बस इतनी लाइन, लाइन बहुत ही खराब लिखवाई है मैंने वैसे, लेकिन इतने से ऐसी समझ आ गया आपको। जाने भाई इस लाइन को काट दीजिए आप, मैं आपको एक जगह दिखा दूंगा, वैसे मैं लिखवाता नहीं था, आपने पूछा था बस ये था, बस मैं इस चीज पे काट ही दीजिए इस लाइन पे, सेंटेंस फॉर्मेशन सही नहीं है। मैं आपको मुद्दे की बात ये कह रहा हूं कि क्या ऐसा हो सकता है कि आलोक ने पहले कैश ट्रांसफर करा कितने रुपए का, 1 करोड़ का, मिसेस आलोक को, और फिर आलोक ने इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी कितने रुपए की, 1 करोड़ की, और मिसेस आलोक ने इसको कितने पैसे दे दिए वापस। सवाल ये है, इस पूरे सीक्वेंस पे आपको क्लियर दिख रहा है कि आलोक ही तो स्पॉन्सर कर रहा है 1 करोड़ को, क्या सेक्शन 27 लगा? नहीं। बट प्लीज अभी हम क्लबिंग चैप्टर करेंगे, वहां पकड़ लूंगा मैं आपको इस ट्रांजैक्शन, लेकिन 27 से बच जाएंगे आप, इसका मतलब सोचिए आपने लूपहोल निकाल दिया। सेक्शन 64 पे पहुंचेंगे कभी क्लबिंग के अंदर, क्लबिंग एक चैप्टर है, ठीक है, तो वहां पे देख लेंगे। बट आप जस्ट थ्योरेटिकली अगर पैसे दे दिए जाते हो फिर वापस आते तो 27 नहीं बताइए। क्लियर है बच्चे? हाँ जी। सर जैसे कि यहाँ पे आपने बोला ना इमूवेबल प्रॉपर्टी की वैल्यू जो है वो 1 करोड़ है, तो अगर बैंक ही देख रहा है कि नहीं लग रहा तो वो ये भी तो देखेगा ना बैंक ट्रांजेक्शन में पहले 1 करोड़ गए फिर वापस आ रहे हैं। बैंक को देखते रहते, बैंक का काम इनकम टैक्स निकालना छोड़ना है। सर बट गवर्नमेंट उस पर वो तो ब्रीच करी। बैंक आगे गवर्नमेंट को बताएगी, गवर्नमेंट कब तेरे पास आएगी, ये सब अलग प्रोसीजर है। तो अगर वो हुआ बैंक तो रिपोर्ट करेगा वो अलग बात है, पर आप बैंक विल नॉट इंटरफेयर। देखो जो करना, अगर तू जाके 10 करोड़ डाल दे बैंक में, तेरा पैन कार्ड लेके ले लेगी पैसा तेरे से। कहिए फर्स्ट पॉइंट क्लियर है बच्चे? ओके। बनाने के नीचे वाला हाँ ये भी बना लीजिए। अब आप मुझे बताइए, ये स्पेसिफिक है बच्चे, 27 का हमने पहला केस करा है, कितने और मैं आपको इंटेंशन समझा रहा हूं कि लोग ऐसा करते हैं, तो सरकार ने रोका कि ताकि आप अपनी इमोल प्रॉपर्टी ट्रांसफर ना करने से पॉसिबल, क्योंकि लोग ऐसा करते हैं और क्या करते थे, टैक्स बचा रहे। मेरा आपसे छोटा सा सवाल, आलोक जी, आप अपनी वाइफ को ट्रांसफर कर दो, अगर आपकी मदर हाउस वाइफ है, उनको कर दो ट्रांसफर, कर दो या कर दो, ठीक है, थ्योरेटिकल बात चल रही है। जैसे ये एक बार सुन लो पहले पूरी बात, सरकार कह रही है कि पेरेंट्स को ट्रांसफर कर दो, हमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आजकल की जनरेशन, हाँ आप सही पीछे वाले मेरे को हाँ हाँ तो ये एग्जांपल ही आप, सर पेरेंट्स के लिए क्या आप सभी बच्चे, ये गवर्नमेंट का एनालिसिस है कि क्या आजकल की जनरेशन अपने पेरेंट्स को ट्रांसफर करती है या अपने स्पाउस को ट्रांसफर? नहीं नहीं, वो तो हमारी जनरेशन है। सरकार कह रही है अपने पेरेंट्स को करो, कोई टैक्स बचा रहे, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सरकार के सामने केस ही नहीं आते ऐसे। सरकार के सामने केस क्या आ रहे हैं, हस्बैंड ने वाइफ को ट्रांसफर करा, वाइफ ने हस्बैंड को ट्रांसफर करा, टैक्स पेमेंट चल रही है, कोई ऐसा केस ही नहीं आता जिसमें पेरेंट्स को ट्रांसफर करके टैक्स पेमेंट करे। तो सरकार ने सिर्फ और सिर्फ यही केस करा। सुनते जाइएगा बात को भी। 27 64 आगे सुनिएगा। आप सभी बच्चे मेजर चाइल्ड हो गए हो या माइनर चाइल्ड हो? सब मेजर है। आप माइनर हो? मैं मेजर कोई बच्चा है माइनर अभी? योगिता जी, वो है मैं मेजर भूमि भी माइनर भाई आधार कार्ड के हिसाब से, और योगिता जी एक्चुअल भी माइनर हुआ। ध्यान से सुनिएगा, लोग क्या करते हैं, मान लो एक इंसान है मिस्टर ए, और मिस्टर ए ने ट्रांसफर करी है इमोल प्रॉपर्टी, ध्यान से सुनिएगा, ट्रांसफर करी है इमोल प्रॉपर्टी, और ये कैसे ट्रांसफर करी है, ऑब्वियसली एज फ्री गिफ्ट या फिर इनएडिक्वेट ट्रांसफर। मेरी बात ध्यान से सुन जाए, फ्लो में बोलूंगा। एक इंसान है वो अपनी वाइफ को तो ट्रांसफर कर नहीं सकता, क्योंकि अगर उसने अपनी वाइफ को ट्रांसफर करा एज फ्री गिफ्ट और इनएडिक्वेट तो क्या हो जाएगा, 27 लग जाएगा, और वाइफ चाहे लीगल ओनर है, पर डीड ओनर कौन मान लिया जाएगा, ट्रांसफर।
तो सरकार ने बोल तो बंद कर दी। अब उस इंसान ने बोला कि मैं अपने माइनर चाइल्ड को ट्रांसफर करूँ, छोटा बच्चा है, उसे क्या ही पता लगे। तो मान लीजिए मिस्टर ए ने प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी बेटे, योग्यता जी स्टूडेंट है, इनएडिक्वेट कंसिडरेशन। एंड प्लीज मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूं, प्लीज स्पेसिफिक जाइएगा लॉ में। ये कौन है बच्चे? ट्रांसफरर। टीआरआर स्टैंड्स फॉर ट्रांसफरर। और इसने किसको प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी है? ट्रांसफरी। एंड हु इज अ माइनर। क्योंकि ऐसा देखा गया है कि अगर सरकार ने वाइफ को ट्रांसफर करने का लूपहोल बंद करा, तो लोगों ने क्या करा? अपने माइनर चाइल्ड को, बच्चे को ट्रांसफर कर दिया। मान लो अगर मेरे पास एक प्रॉपर्टी है, तो मैंने उसको प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर दिया रुद्रांश को या इनायत को। लेकिन आपको क्या लगता है, जैसे वो 18 साल के होंगे, प्रॉपर्टी उन्हीं के पास ट्रांसफर रहे तो सही है या अपने नाम पे हो जाए? फिर मैं सोच बस लीगल बैक आ जाता है ना तब तक, तो फिर हाँ वो जी। उन्हीं की हो जाती है। नहीं, वो तो अब अलग बात है, मैं वहां भी जाऊंगा नहीं। एक कहानी के एंगल से सुनिए। हाँ जी, हो जाता है। कुत्ते का रखते हैं भाई, कोई कहाँ ठीक है, ध्यान से सुनिए प्रॉपर्टी भाई। प्लीज, इधर देखिएगा, क्लोज से बोलना मुझे। अगर एक इंसान अपने माइनर चाइल्ड को ट्रांसफर करता है, तो लीगल ओनर कौन बन जाएगा? लेकिन डीम्ड ओनर कौन होगा? क्योंकि ऐसे बहुत सारे केसेस देखे गए जहां पे लोग अपने बच्चों को ट्रांसफर कर देते, और जैसे 18 साल के होंगे प्रॉपर्टी वापस कर लेंगे। मान लो 2 साल का बच्चा, मैंने उसको प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी, और 2 साल के बच्चे को जो भी रेंट मिल रहा है, बिल्कुल होता है ये। आपको लगेगा 2 साल का रेंट क्या, मतलब वो ट्रस्ट बन जाते हैं और ट्रांसफर हो जाते हैं, तो बच्चे के लिए तो स्लैब रेट यूज होगा। आप सभी बच्चे जब छोटे थे, तो आप लोगों ने अपना स्लैब रेट को वेस्ट कर दिया बेटे प्रॉपर्टी में। ये तो अब आपको आज घर पे बात करनी पड़ेगी, फिर कल से आप ही नहीं आओ, ठीक है? चल फिर ये ऐसे तो है। मेरी बात समझिएगा, आप ये बात समझिएगा कि अगर आप माइनर चाइल्ड को ट्रांसफर करते हैं, तो भी आप ही डीम्ड ओनर बन जाते हैं, योग्यता जी। यानी कि अगर आपके फादर आपको ट्रांसफर करे, टैक्स का कोई फायदा है? कोई फायदा नहीं। अभी मैडम की इनकम टैक्स 0 है, पर माइनर चाइल्ड को ट्रांसफर कर भी देगा इनके फादर, तो भी डीम्ड ओनर कौन होगा? अरे लेकिन मेजर चाइल्ड में तो हो सकता है। आप सभी बच्चे आज घर जाके अपने पापा को पहले बिठाना, पहले आराम से पैन कार्ड दिखाना, उनको समझाना, और उनको समझाना कि पापा ये देखो, माइनर चाइल्ड पे ट्रांसफर करते तो टैक्स में तो हमने बिल्कुल सही करा, हमने ट्रांसफर नहीं करा। लेकिन अब तो आप मेजर हो गए हो, टैक्स बता दो। अब तो अगर आपके फादर जैसे आपको ट्रांसफर करे आलोक जी, जैसे अगर आपके फादर आपको ट्रांसफर आलोक, मैं सजेस्ट बिल्कुल नहीं करूँगा। एग्जांपल तो मेरा नाम आता है। लेकिन अगर आपके फादर आपको आज प्रॉपर्टी ट्रांसफर करे, इज इट अलाउड? और अलाउड का मतलब प्लानिंग हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? हो जाएगी भाई साहब। तो मेजर भी प्लीज इधर देखिए, बीवी आपको बोलते हैं तभी आता हूँ तेरे एग्जाम्पल में। मेरे कहने का मतलब है, अगर आपके पेरेंट्स आपको ट्रांसफर करें प्रॉपर्टी, आपके पेरेंट्स, कोई ऐसा बच्चा है जिसके पेरेंट्स के पास रेंट आ रहा है? नहीं, बिल्कुल। तो जैसे, हाँ जी, मान लो भूमि जी, अगर आज नहीं, भूमि जी खुद माइनर है, और किसके पास आ रहा था? हर्ष के पास। ठीक है, हर्ष, हाँ जी, ठीक है, सुनिएगा प्लीज। हर्ष के पास, हर्ष के पास, हर्ष आज मेजर चाइल्ड है, जो रेंट है वो आपके पापा के पास आ रहे हैं, उनके हैंड में टैक्सेबल हो रहे हैं, 30% पे हो रहे हैं। मान लो उनकी 10 लाख से ऊपर इनकम है, तो आज तू घर पे उनको समझा सकता है कि आप वो प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दो, और स्लैब रेट का फायदा मिलेगा। मुझे आप बताइए,
बस मेरा नाम मत लेना, घर में लड़ाई करवा रहे थे। क्यों मुझे ये सीख के कहाँ से आया है। तो आप बोल सकते हैं दुष्यंत सर ने यार। अच्छा कार्य चल रहा होगा। आप मुझे बताइए, आपके, अगर आज आप सभी बच्चे प्लीज सुनिएगा एक बार, ठीक है, अगर आप अपने पेरेंट्स को प्लानिंग बताओ, तो क्या वो आपके नाम पे ये प्लानिंग सुन के प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर देंगे? हमारे नाम पे पापा को जो मिलेगा सब चलेगा। पूरा बैलेंस करना पड़ेगा पहले तो प्रॉपर्टी ट्रांसफर। बेटियों को तो पहले हाँ मैं भी यही बोलने वाला था। बिगड़ी हुआ। या आपके पेरेंट्स बोलेंगे बेटे बागबान तो हमने देखी, बागबान देखे वो, बहुत बार देखिए। देखिए है ना मन। भाई 10 बार दिखा दोगे पापा ने। ऐसा है भाई, टैक्स बचाने के लिए कोई अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं करता। आप एक बार ट्राई कर लीजिए घर जाके, अब बोलो पापा आपका फायदा है, टैक्स बचेगा पर प्रॉपर्टी चली जाएगी। हाँ हाँ एग्जैक्टली, तो समझाइएगा एक बार, बस एक बार ना वीडियो बना लीजिएगा इस चीज का। हमें देखना है समझाएगा। इवन अगर आप घर जाके ये भी पूछ लो प्रॉपर्टी के पेपर कहाँ है, ठीक है, उतने में ही वो समझ जाएंगे कि ये, आपको भेजेंगे, आप आम आदमी पार्टी को भेजना, तो न्यूज़ मिल जाएगी। ठीक है। मुझे बताइए, कहने का मतलब ये है, चलिए बस फ्लो बना लेगा, माइनर चाइल्ड को आप करोगे तो डीम्ड ओनरशिप लगता है, मेजर चाइल्ड को करोगे तो नहीं लगता, क्योंकि कोई अपने मेजर चाइल्ड को प्रॉपर्टी ट्रांसफर, माइनर पे करने का फायदा तो ना सर, जैसे 12 लाख के ऊपर 30% लगता है, 10 लाख। 10 लाख को 30% लगता है। तो अब जैसे इसमें इसको ट्रांसफर किया जाए तो इस पे टैक्स की तो लगना चाहिए ना, तो उसकी भी हाँ। इनकम दिखेगी ना 12 लाख में रेंट। हाँ तो वो दिख जाएगी, वो ठीक है जो भी होगा। सर तो वो है ना 30% में। प्लीज बच्चे थोड़ा सा स्लो चल रहा है, मैं एक बार कंटेंट ड्रिवन बोलूंगा, एक बार ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, आपसे बात करिएगा। सर सर हाँ जी बोलिए। सर 10 लाख के नीचे स्लैब रेट्स लगते हैं। 10 लाख से ऊपर 30% हो जाता है, ठीक है, किसका डाउट था ये? सर जोएब, मेरा था। जोएब जी आपने तो बहुत बार करा हुआ इंट्रोडक्शन। सर भूल गया हूँ, बहुत पहले हुआ था ना। प्लीज प्लीज बच्चे आपस में नहीं बेटा प्लीज। अगर एक इंडिविजुअल, अब मेरा आप आंसर दीजिएगा, अगर एक इंडिविजुअल माइनर चाइल्ड को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है क्या डीम्ड ओनरशिप लगता है? यस लगता है। और अगर मेजर चाइल्ड को करता है तो नहीं लगता। माइनर चाइल्ड को अगर करता है फ्री गिफ्ट और इनएडिक्वेट कंसेंट तो लग जाता है। लेकिन अगर मैं बोलूं माइनर चाइल्ड एंड विद एडिक्वेट कंसिडरेशन, अब लगेगा 27, यानी कि भाई मेजर पे ना लग रहा है 27, और अगर माइनर चाइल्ड पे एडिक्वेट कंसिडरेशन नहीं लगेगा। आपको क्या लग रहा है छोटे छोटे बच्चे आज के टाइम में यूट्यूब चैनल करोड़ों कमा जाते, तो है पैसे माइनर चाइल्ड के पास? तो आप मुझे बताइए बिल्कुल, ठीक है, मुझे बताइए ये दो केसेस एक्सेप्शन हो गए, एक लास्ट केस, लास्ट केस, माइनर चाइल्ड प्लस एडिकेट करने में। हाँ दोनों ही कह सकते हैं, माइनर चाइल्ड एंड लिख देता हूँ चलो, एंड एडिक्वेट कंसिडरेशन। प्लीज फोकस करिएगा इधर, यहां तक क्लियर है? लास्ट चीज एमएमडी, माइनर मैरिड डॉटर। माइनर मैरिड। कोई तो वर्ड देखना पड़ रहा है। अब ये अलाउड है नहीं अलाउड है, मेरा बात, मुद्दे की बात ये नहीं है। अगर एक इंडिविजुअल अपनी माइनर मैरिड डॉटर को प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दे एज फ्री गिफ्ट और इनएडिक्वेट, तो 27 लग रहा है या नहीं लग रहा है? नहीं लग रहा है। कहने का मतलब ये है माइनर चाइल्ड पे लग रहा है एक्सेप्ट माइनर मैरिड डॉटर, और उसका मैं आपको रीजन देता हूं, और अभी सारा टैक्स नहीं पढ़ लिया आपने, क्लबिंग चैप्टर में फंसा दूंगा मैं। मिस्टर ए ने, मान लीजिए, माइनर मैरिड डॉटर को ट्रांसफर कर, तो इसका इंप्लीकेशन समझिए आप। क्या मैं कह सकता हूं माइनर मैरिड डॉटर के पास अब जो प्रॉपर्टी है वो तो गई,
शादी उधर चली गई, किराया आएगा क्या वापस, या उधर ही रहेगा? उधर ही रहेगा। तो क्या टैक्सेबल फादर पे कर दिया है? और आपको लगेगा सर ये तो डिस्करेज करना चाहिए, समझ रहे हो? आप कह रहे हो सर आपको रिलीफ दे रहे हो, आप पे ये लिखा है चलो प्रॉपर्टी चलेगी, कोई बात नहीं टैक्स लगेगा तुम्हारा। टेक्निकली तो और इसको डिस्करेज करके यही टैक्स लगा ताकि कोई ना करे ये चीज, पर हम देख लो। अभी के लिए आप समझिए प्लीज, अभी के लिए आप समझिए। अब मुझे आपसे आंसर चाहिए होगा, अगर मैं माइनर चाइल्ड को करता हूं क्या 27 लगता है? मेजर चाइल्ड को करता हूं, माइनर मैरिड डॉटर को करता हूं, नहीं लगता, समझ रहे हो? माइनर चाइल्ड विद एडिक्वेट कंसिडरेशन नहीं लगता। क्लियर हो गया ना आपको सारा? यहां तक बताइए कोई दिक्कत? ले देखिए, अगर मैं आपको एक सिंपल सी चीज बोलूं, सरकार वो वाले केसेस पकड़ रही है जहां पर आप ट्रांसफर इसलिए कर रहे हो ताकि आप टैक्स की बचत कर सको। हालांकि इसका टैक्स ब्रैकेट और वो सब नहीं लिखा हुआ प्रोविजन में, नॉर्मल लिखा हुआ है। अगर इंडिविजुअल माइनर चाइल्ड को करता है तो 27 अप्लाइज obviously as free or inadequate consideration. However, in the following cases, 27 does not apply. If it is transferred for adequate consideration, if it is transferred to minor major child, if it is transferred to minor child. Clear it? Okay. बस बेटे अब थ्योरेटिकल पॉइंट रह गए, ये दो तो आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड था। आपको पता है बच्चे, मालवीय नगर जगह पता है? हाँ जी, मैं भी वहीं रहता। और लाजपत नगर, पटेल नगर, राजेंद्र नगर, मोदी नगर, और नगर वाले नाम बताओ। सुभाष नगर, नेहरू नगर, सुभाष नगर, कीर्ति नगर, तिलक नगर, उत्तम नगर। ये जो नगर है ना, यहाँ पे सारे रेफ्यूजीज रहते थे कुछ नहीं लूंगा मैं। पार्टीशन से पहले। भाई मुंह पे नहीं बोलते यार। नहीं, मुंह उसमें क्या दिक्कत वाली बात, पहले वो इंडिया ही था, उसने मुंह पे पूरा नाम बता दिया। सर मैंने हिंट दिया, आपने बहुत क्लोज दूंगा ना वैसे। हिंट नहीं थी वो, डायरेक्शन आप गलत बचने है। की कोशिश मत करिए। डायरेक्शन अगर तू चाहता तो तू ना बता। ये सोची समझी बता। वैसे डायरेक्शन दोनों का गलत है। डायरेक्शन गलत है, सही तो अब कुछ नहीं होगा, पता लग चुका। एनीवेज, आप मुझे बताइए, आप मुझे बताइएगा, जब बच्चे पार्टीशन से पहले मैं मूवी देखे गदर, गदर मूवी में जो हुआ था वो एकदम रियल था। अगर मैं आपको बोलूं, मेरे दादा, हम लोग जैसे पहले मुल्तान में रहते, तो है मुल्तान, पहले मुल्तान पाकिस्तान में, सॉरी पहले तो इंडिया का पार्ट था वो, बट आज मुल्तान किधर है? पाकिस्तान। मुल्तान पंजाबी जी हो, मुल्तानी बोला जाता है। तो बेसिकली जब पार्टीशन हुआ था तो मेरे दादाजी के साथ भी उनके चार पांच पांच भाई थे, वो तो पहले आ गए थे, बट ऐसा हुआ था कि उनके भी दो भाइयों को मार दिया था। और यहाँ से भी तो ट्रेन जा रही थी, ठीक है, तो यहाँ से जो हिंदूज है, पहले टाइम की बात है। तो जब वहां से जो लोग आए, हम लोग की सारी जमीनें उधर थी, तो जब आप इधर आओगे न्यू इंडिया में, तो आपको क्या सीधा मिल जाता होगा, आओ ये रहा आपका प्लॉट, घर बना लो ये। तो ये सरकार के द्वारा वो थी कि जितने भी नगर बनाए गए थे, जो वहां से लोग आएंगे नगर में उनको जगह मिलेगी, समझ रहे हो? तो मालवीय नगर, पटेल नगर, आपको यहाँ पे जो ओल्ड लोग मिलेंगे ना, वो मैक्सिमम आपको वही मिलेंगे जो वहां से थे। हम लोग की कॉलोनी में भी मालवीय नगर में, जैसे शिवालिक में, तो हम लोग जितने भी वो लोग थे उधर, सबका लकी ड्रॉ हुआ था कि किस किस को घर मिलेगा, क्या चीज है। तो मेरे दादाजी को भी ऐसे मिला, तो ये सब था, ठीक है। मैं ये बातें आपको क्यों बता रहा हूं, कि मैं जहां पे रहता हूं ना, वो शिवालिक है, और ये ना RWA की सोसाइटी होती है बच्चे। RWA सुना आपने? रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन। और इसमें ना अंदर 300 घर है, टेक्निकली A1 A2 A3 ऐसे करते करते 334 336 तक। तो जब हम लोगों को ये घर मिला, एक अलॉट हुआ, ठीक है, तो आप समझिए ये पूरा का पूरा
ये किसके नाम पर होता है बच्चे? सोसाइटी के नाम पर होता है बच्चे। दिस लैंड बिलोंग टू द सोसाइटी। और जब हमें घर मिला ना बच्चे, तो जैसे कि मेरे दादाजी का नाम शांतिलाल था, ठीक है, तो जो वो लास्ट एकदम स्टेज पे थे, तो वो घर में भी ऐसे तलवार लेके, वो लग रहा था कि वो पाकिस्तान पहुंच गए। और घर के अंदर, और मेरे मम्मी पापा डरा रहे थे, पढ़ाई कर रहे तलवार से चलवा रहे, तो एक्चुअल ऐसे लॉबी में ऐसे तलवार लेके घूम रहे थे। तो पूरा माइंडसेट चला गया था, कोई भी आ रहा है कि कोई ना कोई प्लानिंग चले घर के आसपास एकदम से अंदर आ गया। मुद्दे की बात ये है कि जब सोसाइटी ने उनको घर दिया ना, तो उनके नाम पे नहीं हुआ था, उनको क्या बनाया गया था? मेंबर ऑफ सोसाइटी। एक एग्रीमेंट साइन हुआ था, तो उससे वो क्या बने थे? मेंबर ऑफ सोसाइटी। तो आप समझिए कि चाहे, अच्छा ठीक है, तो अब अगर मैं आपको बोलूं, क्या जब आप मेंबर बने, तो जो भी मेंबर होता है, पेपर पे मालिक कौन है? अभी भी सोसाइटी है भाई। पूरे 300 घर की मालिक कौन है? सोसाइटी। तो लीगल ओनर कौन है? और डीम्ड ओनर बता दीजिए कौन मान लिया जाए? चाहे ऑन पेपर आप मालिक नहीं है, बट मोमेंट यू बिकम अ मेंबर ऑफ द सोसाइटी। ऐसे गुड़गांव में बहुत सारे घर है भाई, 500 फ्लैट बने हुए हैं। उसका हो सकता है आपको मैं मालिक नहीं बना रहा, एक फ्लैट का मतलब एक मेंबर। तो जैसे आप मेंबर बने, आपको क्या बोल दिया जाएगा? ऑल्दो ऑन पेपर आप ओनर नहीं है, पर इनकम टैक्स पर्पस के लिए आपको क्या बोल दिया जाएगा? डीम्ड ओनर। क्यों? क्योंकि अगर प्रॉपर्टी किराए पे चढ़ेगी तो यहाँ टैक्स लेवल नहीं होगी। जब हम मेंबर बन गए, हम किराए पे नहीं चढ़ा सकते? चढ़ा सकते हैं। और अगर हम बोले हम तो मालिक ही नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है भाई साहब, आप ही मालिक हो। तो बेसिकली मोमेंट आप मेंबर बन जाते हैं, तो आप क्या बन जाते हैं बच्चे? डीम्ड। केस नंबर 3। बस बेटे खत्म होने वाला, बस एक दो पॉइंट रह गए। आपको एक चीज और बता देता हूं, हम लोग को जब ये घर मिला था ना बच्चे, तो ये 99 ईयर की लीज पे मिलता। ये थर्ड केस था, बट आपको मैं टर्म्स बता रहा हूं। किसी को पता है लीज 99 ईयर की होती है? देखा है? इस चीज को बोला जाता है लीज होल्ड प्रॉपर्टी। मालिक हम ही है। आज अगर अपने प्रॉपर्टी के पेपर देखूं घर पे पड़े हैं, तो उसमें ऐसे नहीं लिखा होगा कि हमने ट्रांसफर कर दिया है, सोसाइटी ने कितने टाइम के लिए दिया हुआ है, 99 का। वो ऐसे ही होता है, 99 के बाद ऐसा नहीं हो जाएगा कि हमें निकाल दिया जाए, रिन्यू हो जाता है। ठीक है? तो अगर आप कल को कभी कोई प्रॉपर्टी खरीदो ना, बहुत सारे घर है ऐसे जो लीज होल्ड है, अभी नहीं बेच सकता मैं, अगर मुझे इसको बेचना है, तो मुझे इस लीज होल्ड को क्या करना पड़ेगा? फ्री होल्ड ना। कोई एक डिपार्टमेंट है, वहां जाके 5 लाख रुपया फीस दे, तेरी लीज होल्ड प्रॉपर्टी फ्री होल्ड। समझ रहे हो? फ्री होल्ड का मतलब क्या है? अब मैं मालिक हुआ, पेपर में इसका नाम हट जाएगा, फ्री होल्ड हो जाएगा। जब तक फ्री होल्ड नहीं है ना, तो उस प्रॉपर्टी को बेच नहीं सकता। समझ रहे हो? तो बेसिकली ऐसे बहुत सारे घर हैं जो लीज होल्ड होते हैं, ठीक है, और फ्री होल्ड होते हैं। तो आपको ये वर्ड समझ आना चाहिए। हाँ जी। तो मान लो जो फ्लैट में पहले अगर उसकी वैल्यू आज के टाइम पे अराउंड अराउंड 95 लाख है, तो 5 लाख में तो वो घर पूरा आपका ही होगा, फिर तो विदाउट पेमेंट उसकी। अभी भी हमारा ही है, लेकिन बस क्या होता है, अब देखो मैं आपको चलो और आगे बताता हूँ। अगर आज मुझे एक फ्लोर बनाना है, मुझे रेनोवेशन करनी है, लीज होल्ड अलाउड नहीं, तेरे को फ्री होल्ड कराना पड़ेगा। फ्री होल्ड सरकार का बेसिकली यही है, आओ 5 लाख दो, प्रॉपर्टी अपने नाम, कंस्ट्रक्शन। हम लोगों ने भी नहीं करा, ग्राउंड और फर्स्ट है, लेकिन अगर मैं बोलूं मेरे को उधर ही रहना है, तोड़ के 4 फ्लोर बनाने हैं, तो पहला स्टेप है पहले पेपर ठीक करो, अपने फ्री होल्ड करो। अब मार्केट में खरीदने जाओगे प्रॉपर्टी, फ्री होल्ड वाली आपको महंगी मिलेगी, क्योंकि फ्री होल्ड वाले ने 5 लाख की फीस दे रखी है प्रॉपर्टी की, और लीज होल्ड वाले ने पैसा नहीं दे रखा। खरीद तो लोगे, अब लीज होल्ड में लीज टू लीज एग्रीमेंट बन जाता है, कुछ फालतू का जबरदस्ती का। लेकिन फ्री लीज होल्ड वाली काफी डिस्काउंटेड प्राइस में,
तेरे को उसी एरिया में जो फ्री होल्ड वाली 1 करोड़ की है, लीज होल्ड 80 लाख की मिल जाएगी। प्रैक्टिकली बता रहा हूँ आपको। नहीं, 5 और भी कई कॉम्प्लिकेशन होती है जब घुसा घुसा जाए बात को लेकर, बट लीज होल्ड इज समथिंग डिस्काउंटेड यू है, इसके पेपर वर्क सही नहीं। हाँ, बहुत पुराने और बहुत चीजें। ठीक है, मुद्दे की बात ये नहीं है, आपको सिर्फ एक आइडिया होना चाहिए था व्हाट यू मीन बाय लीज होल्ड एंड व्हाट यू मीन बाय फ्री। कई क्लियर है बच्चे? ओके, मुद्दे की बात ये थी कि अगर आप मेंबर ऑफ द सोसाइटी हैं तो आपको क्या बोल दिया जाएगा? डीम्ड ओनर। इन पॉइंट नंबर 4, in case of impartiable estate। अरे सर ये क्या होता है बेटे? बस थ्योरेटिकल बात है, जिस प्रॉपर्टी का पार्टीशन नहीं हो सकता। होल्डर ऑफ सच impartiable estate is deemed ओनर। छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, एक प्रॉपर्टी है, 2 भाइयों के नाम पर है और उसका पार्टीशन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता वो हमारा मैटर नहीं। 2 भाइयों की प्रॉपर्टी है और एक उसका पार्टीशन है, तो उसमें से अगर एक भाई रह रहा है तो डीम्ड ओनर कौन मान लिया जाएगा? whosoever is holding it। ठीक है, डीम्ड ओनर कौन मान लिया जाएगा? whosoever is holder of such impartiable estate। क्लियर है बच्चे? सर जो रह रहे हैं वो मान लिया और दोनों रह रहे हैं होल्डर तो फिर दोनों ही मान लिए तो जाएंगे। दोनों में टैक्स डिफरेंट होगी। बिल्कुल, वो उसके अंदर जाने ही नहीं, थ्योरेटिकल पॉइंट उससे ज्यादा रुकना ही नहीं मेरे को। बस बेटे 1-2 पॉइंट और। पीओए का मतलब पता है आपको? पावर ऑफ अटॉर्नी। क्या होता है बच्चे पावर ऑफ अटॉर्नी? ये आप हंसते हुए क्यों बोल रहे थे ना आप? क्या क्या हुआ? क्या हुआ था तुम्हारे नाम पे? क्या हुआ था? प्रॉपर्टी आ गई थी आपके नाम पे? ये एक टाइम होता है। पावर ऑफ अटॉर्नी क्या होता है मतलब ना, मान लो एक प्रॉपर्टी है और उसमें ना हम ना सरकार के पास नहीं जा रहे। देखो पावर ऑफ अटॉर्नी क्या होता है, मिडवे निकाल दिया कि मैं आपको पावर, मान लो मेरे पास एक प्रॉपर्टी है और मैं आलोक जी आपको पावर दे रहा हूँ, तेरे को जो करना है उस प्रॉपर्टी का कर, तेरे को बेचना है बेच, तेरे को कंस्ट्रक्ट करना है कंस्ट्रक्ट कर, किराए पे देना है, आई गिव यू ऑल द राइट्स। और ये बात एक 100 रुपए के स्टैम्प पेपर पे हो सकती है। तो लोग ऐसे पावर ऑफ अटॉर्नी के थ्रू बेच दिया करते थे। सेल नहीं बोलते थे उसको, उसको क्या बोल देते थे? पावर ऑफ अटॉर्नी के थ्रू मेरे सब अधिकार दे दो। और ऐसा क्यों होता था समझिए, अगर मैं बेचता हूं ना प्रॉपर्टी, अगर मैं ये बोलता है आई एम सेलिंग यू, तो मुझे सरकार के पास जाना पड़ता, स्टैंप ड्यूटी देनी पड़ती, लोग इससे बचते। सेल डीड होएगी कि मैं तेरे को बेच रहा हूं, पैसे वही ले रहा हूं 1 करोड़ इससे। एक एक तरीका क्या है, मैं तेरे को बेच रहा हूं 1 करोड़ का। तो अगर आप जब बेचते हो ना प्रॉपर्टी, तो मेहरोली या इधर जहां भी आप रहते हो उसके आसपास कोई ना कोई प्रॉपर्टी के ऑफिसेज है, वहां जाया जाता है, फोटो खिंचाई जाती है, एविडेंसेस कलेक्ट होते हैं, स्टैंप ड्यूटी लगती है। किसी बच्चे को आइडिया स्टैंप ड्यूटी कितना परसेंट होती है? मोटा मोटी 5%। तो अगर 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है तो 5 लाख का टैक्स लगता है स्टैंप ड्यूटी। और लोग कहते हैं क्यों देना, पावर ऑफ अटॉर्नी दे देता हूं। समझ रहे हो? तो पावर ऑफ अटॉर्नी के थ्रू मिस्टर बी को क्या मैं कह सकता हूं इमूवेबल प्रॉपर्टी दे दी गई बच्चे। अब आप मुझे बताइए हु इज अ लीगल ओनर स्टिल? ए। बट सरकार कह रही है भाई पावर ऑफ अटॉर्नी के थ्रू भी अगर आ गया तो हम तो भाई मिस्टर बी तेरे को ही डीम्ड ओनर मानेंगे। पावर ऑफ अटॉर्नी के थ्रू आप मेरे बोली, देयर आर मल्टीपल रीजन, उसके अंदर और ज्यादा नहीं जा सकता, बट तो ये समझ लीगल तो ये है। ठीक है, और
आप ही कह रहे हो ना गलत है, वो सरकारें कभी चला देती है पावर, कभी बंद कर देती है, दिल्ली में नहीं होती पावर काम की। ठीक है, स्टेट सब्जेक्ट होते हैं, इसके अंदर थोड़ा जाना हम लोग। हमें इतना समझ आ रहा है कि पेपर में ये पर पावर में ट्वीटिंग करो, और इसकी क्या मैनिपुलेशन क्या चलेगी वो मुद्दे की बात है। मुझे बताइए लास्ट पॉइंट बच्चे, 6 पॉइंट। मिस्टर ए, मिस्टर बी, और इसने प्रॉपर्टी दी है लीज पे फॉर 12 और अबव ईयर्स। 12 स्पेसिफिक बात है। आपके हिसाब से जो रेंट एग्रीमेंट होते हैं कितने साल के बनते हैं बच्चे? 10 साल। नहीं, 11 महीने का। 11 महीने भी छोटा होता है वैसे, 11 महीने भी हो सकता है, 36 महीने का, 3 इयर्स। जैसे हमारा जो यहाँ पर बना है वो 3 इयर्स। पहले भी उन्हें एक दो जगह पे बनाया, कभी 1 साल का, अभी 2 साल का, बट एवरीबडी इज कंफर्टेबल मोर और लेस विद 3 इयर्स, क्योंकि लैंडलॉर्ड को भी लगता है जब 3 साल का तो किराया फिक्स हो। अरे मुद्दे की बात ये है, 3 साल का तो कोई दिक्कत नहीं, रेंट एग्रीमेंट चलता है। लेकिन अगर आपने किसी के साथ 12 साल या उससे ज्यादा का एक ही बार में एग्रीमेंट कर दिया, एक ही बार में, मैं ये नहीं कह रहा आप 3 साल के बाद रिन्यू कर रहे, फिर 3 साल, फिर 3 साल, ऐसे करके आप 30 साल से रह रहे हो, मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं। सिंगल एग्रीमेंट अगर 12 या ऊपर का हो गया ना, तो भैया लीगल ओनर तो कौन है? मिस्टर ए। पर डीम्ड ओनर किसको मान लिया जा रहा है? मिस्टर। 3 साल में नहीं माना जाएगा। हम्म, 3 साल का agreement। नहीं तो नहीं माना। ऐसे बहुत सारे किराएदार हैं जो उधर 50 साल से रह रहे हैं, लेकिन पर उनका बार बार एग्रीमेंट 3-3 साल बाद है भाई। हाँ जी, ठीक है, अगर आप रेंट एग्रीमेंट देखोगे, एक साल में कह रहा हूँ, सिंगल एग्रीमेंट में 12 साल का किसी का भी नहीं। कोई भी अपनी प्रॉपर्टी में किसी को 12 साल के लिए अधिकार ऐसे नहीं देता। क्लियर है? हाँ जी। बाद में 5 साल हम्म, 5 साल के दिन होना चाहिए। स्टार्टिंग से ही हो जाएगा। तूने एग्रीमेंट, आज मैं एग्रीमेंट कर लेता हूँ जैसे 15 साल के लिए, मेरे घर में तू 15 साल के लिए किराए पे दे रहा हूँ, तेरे को डीम्ड ओनर मान लिया जाएगा। मुझे बताइए, क्लियर है बच्चे? तो ये सारी की सारी बातें आपकी कौन सी हो गई हैं? डीम्ड ओनरशिप। यहां तक ऑल क्लियर? छोटी सी बात करूंगा और बस खत्म हो गया हाउस प्रॉपर्टी। लास्ट पॉइंट है बच्चे, प्लीज हिम्मत रखिएगा। 2 नंबर का ही है वैसे, मतलब ऐसा कुछ नहीं, इंपॉर्टेंट नहीं है सब जो भी चल रहा है। मुझे बताइए मैंने क्या बनाया? सोसाइटी बिल्डिंग। वेरी गुड। चबूतरा। क्या लग रही है? छन्नी छन्नी छन्नी। छन्नी करी मतलब ऐसी होती है। देखो बेटे कितने सारे घर हैं। सर चटाई क्यों बना रहे हो? वो बर्तन नहीं है, नीचे हैंडल मार दो, देखो बेटे कितने सारे घर हैं। इससे घूमे तब वो मार दो। क्या आप, फिर चबूतरा लग रहा है। नहीं ये डीएलएफ के टावर्स है बच्चे। ठीक है, और आप मुझे बताइए क्या ऐसे टावर्स दिल्ली में दिखते हैं, गुड़गांव में? गुड़गांव में ज्यादा, हालांकि दिल्ली में भी, ओखला में आप देखेंगे गोदरेज के बहुत बड़े बड़े टावर्स बन रहे हैं। धीरे धीरे कॉन्सेप्ट यही आएगा, बिल्डिंग टूट टूट के। मुद्दे की बात ये नहीं है हमें क्या करना, हम बिल्डर थोड़ना है बेटे। मुद्दे की बात ये है, जब डीएलएफ ये बनाता है तो क्या करता है, ये बना के इसको खुद रहेगा, कहने से या तो सेल करेगा या फिर, बहुत अच्छी बात है, तो जो जो रह गए ना, मैं वो लिख रहा हूँ। ठीक है, ये वाला घर रह गया बेटा, अभी ना बिक रहा ना किराए पे। ये वाला घर रह गया, ये वाला घर रह गया, ये वाला रह गया, ये 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 रह गया। अरे टिक टैक को खेल रहे ये वाले घर ना बिक पाए ना किराए पे हो पाए। अब आप मुझे बताइए, इसका डीन होना जो बाकी है सुनते जाइएगा बात को प्लीज। अब आप मुझे बताइए, जो बाकी घर है वो या तो बिक गए होंगे, या हो सकता है लेट आउट हो गए होंगे, यही है ना?
पर जो नहीं बिके वो तो बंद है। और क्या वो डीएलएफ का स्टॉक है? ये सब स्टॉक ही तो है, स्टॉक नहीं है ये। मैं ये जितने भी क्रॉस है ना, इन सबको क्या बोल रहा हूं? एंड यू हैव मोर देन 2 प्रॉपर्टीज एज सेल्फ। आप सोचिए बिल्डर्स के लिए कितनी बड़ी प्रॉब्लम आ गई। एक बिल्डर ने पूरा टावर बनाया, बेचता है, किराए पे देता है, पर खाली तो रहते होंगे। और अगर उसके 2 से ज्यादा खाली हो गए ना, तो डीम लेट आउट मालूम है बाकी सब। कहने का मतलब ये है, आप कोई भी 2 फ्लैट्स को क्या मान लोगे, और इसके अलावा अदर को। आप सोच के देखिए, एक तो उसने बनाया, खर्चा करा, उसकी प्रॉपर्टी बिक भी नहीं रही, ना किराए पे चढ़ रही है, और सरकार ऊपर से और क्या आ गई, डीम लेट। यानी कि ताला लगा हुआ है, पर में ये माना जाएगा कि प्रॉपर्टी डीम लेट आउट है और मुझे उस पर टैक्स। और क्या सर ऐसा है? बिल्कुल है। लेकिन सरकार ने छूट क्या दे दी? मान लो बेटे, आज क्या डेट है, आज बताएंगे आप? 11/3/25 को ये टावर कंप्लीट हुआ है, तो इसका ना एक कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलता है। 11/3/25 को एकदम रेडी टू यूज है, कंप्लीशन सर्टिफिकेट है जी, टावर एकदम बढ़िया है, बेचना शुरू करिए, जो मर्जी जो खाना। कंप्लीशन सर्टिफिकेट कब मिला? 11/3/25। सरकार ने बोला 2 साल तक छोड़ रहे हैं तेरे को, जितना बेच सकता बेच ले। सरकार ने बोला कि भाई कौन से साल में तेरे को कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिला है? कह सकता हूं 24-25 में। इसमें कितने साल जोड़ दूंगा? 2 साल तक मैं आपके ऊपर ये वाला प्रोविजन नहीं लगाऊंगा, ठीक है? 2 इयर्स तक डीम लेट आउट कॉन्सेप्ट विल नॉट अप्लाई। बट आप मुझे बता दीजिए कौन सी डेट से लग जाएगा? विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल। बताएंगे कौन सी डेट? 24-25, 25-26 और 26-27 माफ हो बस आप। ओनली 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड विल बी अलाउड। हाँ जी, ज्यादा वाले केस में छूट मिलेगी। ज्यादा के कैसे मतलब? ऐसे तो बहुत सारे सेल्फ ऑक्यूपाइड। अगर 2 ही होंगे तो मैं क्यों लगाऊंगा? अगर 2 पे ही है तो वो वाला पॉइंट तो तभी लगेगा जब तेरे 2 से ज्यादा है, तो ही ये डीम लेट आउट। 3-4 में भी तब भी अप्लाई हो जाएगा बीच में हाँ, बीच में हो जाता है सेल्फ लेट आउट हो जाता वो तो फिर बहुत कॉम्प्लिकेटेड वर्किंग आ जाएगी, उसके अंदर नहीं जाना। है। सरकार इसका ट्रैक कैसे करती नहीं हो पा रहा तो नहीं हो पा रहा, हो जाएगा सरकार के प्रोविजन बना के, नोटिफिकेशन सर्कुलर के तहत हो जाएगा, उससे ज्यादा नहीं जाना। अब मेरी बात समझिएगा, एक आप कीवर्ड्स पे ध्यान रखिएगा। ये जो लोगों को पकड़ा है, ये किस चीज का धंधा कर रहे हैं, और इनके लिए ये प्रॉपर्टीज क्या है? स्टॉक इन ट्रेड। रिलायंस की 500 दुकानें उसके नाम पर है, आप डीमलेटेड का कॉन्सेप्ट लगा दोगे उस पर? आप सोच के देखिए, एयरटेल है, चलिए एयरटेल मान लीजिए, एयरटेल के आउटलेट्स है पूरे इंडिया में, 1000 आउटलेट्स होंगे उसके, एयरटेल खुद मालिक है उसका। एयरटेल किस लिए यूज कर रहा है? फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस और शोरूम। भाई मैं वहां पे अपना रिटेल आउटलेट खोलता हूँ, मेरे ऑफिस है, ठीक है? तो अगर मान लो कोई 10 ऑफिस बंद हो गए, तो आप क्या डीमलेटेड लगा दोगे? नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर लग रहा है? जो लोग उस चीज को बेचते हैं, ट्रेड। बिजनेस 500 प्रेमाइस। आप अभी यहाँ से जाएंगे, आपको वोडाफोन आइडिया दिख रहा है, क्या उसको मैं ये बोल दूं ये सेल्फ ऑक्यूपाइड है? तो धंधा कर रहे हो आप, उस पर थोड़ा ना घुस जाऊंगा मैं। किस में घुसा हूँ? जो डीएलएफ है, फुटानी ग्रुप है, और भी कितने सारे गोदरेज। देयर इज अ बिजनेस ऑफ मेकिंग प्रॉपर्टी एंड देन सेलिंग इट। तो अगर वो खाली रही 2 साल तक, तो मैं सिर्फ 2 सेल को छोड़ूंगा, बाकी सारा डीलेट और थ्योरेटिकल। क्वेश्चन में नहीं आएगा आपको, लेकिन आपको ये सारी बातें ध्यान रखनी। मुझे बताइए, क्लियर है बच्चे? इसको नोट कर लीजिए सर जी।
और आपका सारा का सारा हाउस प्रॉपर्टी डन। तेरा डाउट्स लेकर आया मतलब एक क्लास तो रखे हैं ना डाउट के ऐसे नहीं, तो प्रैक्टिस करो। तो practice डाउट करके हुआ तो वो लेकर कैसे बताओगे आप? ऐसे सीधा क्वेश्चन लेकर आओ। हाँ जी, डिपेंड करता है भाई। मेल के ऊपर 5, जॉइंट अकाउंट से लेगा तो 4, फीमेल आगे लाया था पिया मैंने। ऐसे। पता है मना करा था ना तेरे को बच्चे वाली आदत है हाँ जी, यहाँ पे क्लियर है क्या? क्या आगे देखिए तो इसका टेस्ट करके तो बोलना और वो अभी मत लगाओगे, अभी पता नहीं, ठीक है। बट हाउस प्रॉपर्टी खत्म कर लेना। हाँ तेरा टेस्ट ये मैंने कहा है क्या हुआ? हाँ जी, तो देखिए। हाँ जी, क्या देखिए? कौन सा चाहिए कौन सी लाइन में लग रहा है क्योंकि 7 है हाँ सर क्या है? कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट है ये, और केस में क्या होता है मतलब? नहीं नहीं, केस वो नहीं है, वो तो खत्म हो गया था डीम्ड ओनरशिप, सेल्फ ऑक्युपाइड। ठीक है बच्चे, चलिए तो यहाँ तक रखते हैं बच्चों, और नेक्स्ट क्लास में नया चैप्टर करेंगे। टिल देन थैंक यू वेरी मच, बाय 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 बाय। और स्टैम्प ड्यूटी होती है वो सर इससे